4 एक्सरसाइज कर लिए हैं। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं 5th एक्सरसाइज पे, जिसके पहले का जो डिस्कशन है वो इंट्रोडक्शन में हो गया है कि ऑपरेशंस इर्रेशनल नंबर पे कैसे लगाने हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और रैशनलाइज कैसे करना है, ये ऑलरेडी मैंने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5 की ओर। एक्सरसाइज 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है क्लासीफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल। मुझे बस क्लासीफाई करना है, रैशनल है इरैशनल है, मुझे जस्टिफाई नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन तो मांगा नहीं है। फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। ये सॉल्व तो होगा नहीं, राइट? ये इतना ही रहेगा, मैंने बोला था ये इतना ही रहेगा, सॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों के पास सेम रेडिकल नहीं है, तो सॉल्व तो होने से रहा, तो ये इतना ही रहेगा। अच्छा, मान लो ये इतना ही रहेगा, तो फिर ये 2 जो है, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ। 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है और रूट 5 जो है ये इरैशनल नंबर है, क्योंकि उसका रूट नहीं निकलता। तो अगर एक रैशनल है और एक इरैशनल है तो उनका सब्ट्रैक्शन हमेशा इरैशनल ही होता है। ये ऑन अ होल अगर देखोगे तो यहाँ पे इरैशनल नंबर आया है, इसलिए ये पूरा इरैशनल माना जाएगा। आया समझ में? हमेशा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज इरैशनल। तो एक रैशनल और एक इरैशनल है तो इसका ओवरऑल आउटपुट इरैशनल ही होता है, ठीक है? तो ये ऑन अ होल जो पूरा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे इरैशनल आया है उसे इरैशनल माना जाएगा। तो ये जो है वो एक इरैशनल नंबर है। अगर रीजन लिखना चाहते हो तो इसके ऊपर लिखो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल नंबर, है ना? सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल नंबर। तो ये ऑन अ होल इरैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक इरैशनल नंबर आया है ना? अब इसको मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। 3 प्लस रूट 23, ये एक ब्रैकेट में है, माइनस रूट 23। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 3 प्लस रूट 23 था, माइनस रूट 23 था, तो यहाँ पे प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो आउटपुट में अपने को क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, सिर्फ 3 मिलेगा। इसको मैंने सॉल्व करा तो आंसर क्या आया? सिर्फ 3। अब ये सिर्फ 3 है तो ये एक रैशनल नंबर हुआ, है ना? क्योंकि 3 के नीचे कुछ भी नहीं हो, तो 3 के नीचे 1 होगा, मतलब ये p बाय q फॉर्म है, p and q आर इंटीजर्स, तो ये रैशनल नंबर हुआ। तो ऑन ऑफ होल इसको क्या माना जाएगा? रैशनल नंबर। क्या माना जाएगा? रैशनल नंबर। क्या माना जाएगा? रैशनल नंबर, है ना? इसका रीजन लिख सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद 3/1 आया ना, तो लिखने का 3/1 इज इन p by q form where q is not equal to 0 and p and q are integers, therefore it is rational number। जो रैशनल नंबर का डेफिनेशन है वही लिखने का, अगर जस्टिफिकेशन लिखना है तो। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ठीक है? तो ये 2√7/√7 है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा पता है? ये तो पहले क्वेश्चन था, 2√7/√7 में √7 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, मैंने बताया था कल इंट्रोडक्शन की वीडियो में। तो जो रहेगा वो रहेगा 2, नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1। फिर से ये p by q फॉर्म में आया, सिंप्लीफाई करने के बाद p by q फॉर्म में आया, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। आई होप समझ रहे हो, राइट? अब ये 1/√2 है, मैंने कल बताया था अगर नीचे √2 है तो रैशनलाइज करना पड़ता है ना? 1/√2 है, एक ही टर्म है नीचे, मोनोमियल है, एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म है तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो रूट वाला पार्ट है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, जो रूट वाला पार्ट है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर बनेगा 1 into √2, 1√2 या √2 कुछ भी लिखो, अपॉन √2 into √2 2, अपॉन √2 into √2 2। तो यहाँ से रूट हटा नहीं,
तुम लोग देखोगे तो ये वाले क्वेश्चन से रूट हट गया था तो मैंने रैशनल बोला, ये वाले क्वेश्चन से रूट हट गया था तो मैंने रैशनल बोला, लेकिन ये वाले क्वेश्चन से रूट हटा नहीं, और रूट नहीं हटा इसका मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकला, तो उसे क्या माना जाता है, इररेशनल। क्या माना जाएगा, इररेशनल, है ना। वैसे भी देख सकते हो ऊपर एक इररेशनल नंबर है, नीचे एक रैशनल नंबर है, तो डिवीजन ऑफ इररेशनल नंबर विद रैशनल नंबर इज इररेशनल, है ना। डिवीजन ऑफ इररेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, अगर इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो इररेशनल ही मिलेगा, वो रीजन लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ इररेशनल नंबर, ये क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं आगे, ये क्या है, 2 पाई, है ना। तो पाई को हमेशा से एक इररेशनल नंबर माना गया है, पाई हमेशा से एक इररेशनल नंबर है, तो ये ऑन होल इररेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि पाई इररेशनल है और 2 रैशनल है, 2 रैशनल है, पाई इररेशनल है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इररेशनल ही होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल नंबर, ये रीजन हो सकता है इसका। तो ये इररेशनल नंबर, कोई रीजन पूछा तो मैंने बोला है इसके ऊपर पहले रीजन लिखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर इक्वल टू इररेशनल नंबर नीचे लिख देंगे, ठीक है। आई होप ये तो समझा होगा। अगर और भी ज्यादा डिटेल में लिखना है इधर रीजन तो लिखना, 2 इज रैशनल नंबर, पाई इज इररेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज इररेशनल, देयरफॉर इट इज एन इररेशनल नंबर। हाँ, तो इस तरीके से जस्टिफिकेशन के साथ पूरा लिख सकते हो। तो ये रैशनल और इररेशनल का क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जो कि है सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करना है मुझे इन क्वेश्चंस को। सिंप्लीफाई मतलब बेसिकली प्रोडक्ट ढूंढना है मुझे। क्या ढूंढना है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, कल तो पढ़ाया था मैंने। अब ये 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट कैसे मिलता है, पहले ये जो 3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो √3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 ब्रैकेट है तो पहला टर्म अगले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, दूसरा टर्म अगले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, है ना। तो ये पहला टर्म में दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 2 6 आ जाएगा, प्लस 3 × √2 3 √2 आ जाएगा। तो ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब √3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 × 2 √3। कल बताया था मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, √3 × 2 2 √3, √3 × √2, जब रूट मल्टीप्लाई होता है तो √6 आ जाएगा, है ना। कोई भी एडिशन का फ्रैक्शन होगा, कोई रेडिकल्स सेम दिख रहा है, रेडिकल कुछ नहीं दिख रहा, तो यही अपना फाइनल आउटपुट है, खत्म हुआ, इतना ही आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन कल बताया था। ये ब्रैकेट देखो 3 + √3, ये ब्रैकेट देखो 3 - √3, तो ये a + b, ये मान लो a है, ये प्लस b है पहले ब्रैकेट में, ये मान लो ये a - b है, तो a + b a - b अगर आते हैं, है ना, कोई भी ब्रैकेट पहले हो कोई भी ब्रैकेट बाद में फर्क नहीं पड़ता। अगर a + b और a - b है एक ब्रैकेट में और प्रोडक्ट निकालना है तो उनका फॉर्मूला हमेशा से a² - b² रहा है। तो a + b a - b फॉर्मूला क्या है, a² - b², है ना। a² मतलब 3 का स्क्वायर, नहीं, -b² मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 जो कि 3 होगा। मैंने कल बताया √3 × √3 3 लिखना है, √2 × √2 2 लिखना है, √5 × √5 5 लिखना है। कल डिस्कशन हुआ था इसका, 9 - 3 6। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा है किसी ने तो पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लो, ताकि यहाँ पे दिक्कतें ना हो ज़्यादा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि है √5 + √2 होल स्क्वायर। इसको डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, a + b होल स्क्वायर की फॉर्मूला से, लेकिन अगर फॉर्मूला से नहीं करना है तो एक और तरीका है इसको करने का, ये √5 + √2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर था इसलिए मैंने 2 बार लिखा।
अब कितने ब्रैकेट आ गए? 2 ब्रैकेट आ गए। 2 ब्रैकेट इधर कैसे सॉल्व करे थे वैसे उधर सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या है, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? पहला टर्म लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा टर्म लेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, √5 को दोनों से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। √5 को दोनों से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा अपना आंसर। देखिए फटाफट से, तो ये अगर √5 को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या होगा? √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। देखो ना, √5 इंटू √5 5, अभी भी पता है मैंने, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। √5 इंटू √2 5 टू द रूट 10 हो जाएगा। अब √5 दोनों के साथ हुआ, अब √2 दोनों के साथ करेंगे। √2 इंटू √5 √10 हो जाएगा। √2 इंटू √2 2 होता है, बताया हुआ है। तो ये 5 प्लस 2 लाइक टर्म्स है ना, दोनों नंबर्स के कांस्टेंट्स है। 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। √10 और √10 क्या होगा? आगे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। मैंने बोला है रेडिकल सेम है, तो दोनों के पास √10 है, इसलिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। रेडिकल वैसे ही होता है, राइट, कल डिस्कस करा था अपन ने। तो ये 7 प्लस 2 √10 अपना आंसर होगा। फिर से 4th क्वेश्चन पे आओगे तो इधर पहले ब्रैकेट में दिखेगा √5 माइनस √2 जो कि a माइनस b है। अगले ब्रैकेट में दिखेगा √5 प्लस √2 जो कि a प्लस b है। तो a माइनस b, a प्लस b, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से याद कर लो, है ना। √5 का स्क्वायर मतलब √5 इंटू √5 5, √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 2, तो 5 माइनस 2 b हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सरकमफरेंस टू डायामीटर दैट इज c/d। तो ये कह रहा है कि पाई जो है वो एक रेशियो है सरकमफरेंस टू डायामीटर का, है ना। c/d, c मतलब सरकमफरेंस, d मतलब डायामीटर। तो पाई जो है वो रेशियो होता है सरकमफरेंस टू डायामीटर का, है ना। तो एक रेशियो है ये c/d, मतलब ये p/q फॉर्म में होगा, और p/q फॉर्म में जो भी होता है उसे तो हम लोग रैशनल बोलते हैं, राइट। पाई क्या है? ये c/d है, मतलब p/q फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल फॉर्म में है, तो रैशनल होना चाहिए। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल, है ना। तो ये जो रेशियो है ये कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोज कर रहा है इस फैक्ट को कि पाई एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि हमने ये डिस्कस करा हुआ है या ये जाना हुआ है पहले कि पाई एक इररेशनल नंबर है। लेकिन पाई किस फॉर्म में है? c/d फॉर्म में है, और c/d फॉर्म में तो रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना। तो ये c/d फॉर्म जो है वो अपोज कर रहा है इस फैक्ट को कि पाई इररेशनल नंबर है। हाउ विल यू रीसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो ये जो अपोजिंग स्टेटमेंट है इसको किस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये इनका क्वेश्चन है। आई होप सबको क्वेश्चन समझा है। पाई को हमने इररेशनल माना हुआ है, लेकिन पाई क्या होता है? रेशो होता है सरकमफरेंस और डायमीटर का, जो कि p/q फॉर्म है। तो p/q फॉर्म है तो रैशनल उसको बोला जाना चाहिए, है ना, लेकिन उसे इररेशनल बोला गया है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे अराइज हो रहा है उसको रीसॉल्व करना है हमें यहाँ पे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना। मैं लिखता हूँ पाई जो है इक्वल्स टू c/d है ना। c/d मतलब क्या? विच इज अ रैशनल नंबर, है ना। c/d अगर c/d के फॉर्म में तो इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। तो ये c/d फॉर्म जो है उसमें c भी एक रैशनल नंबर होगा, d भी एक रैशनल नंबर होगा, तभी तो ये पूरा एक रैशनल नंबर बनेगा। मैं लिखता हूं यर c एंड d आर रैशनल्स, दोनों रैशनल नंबर्स ही हैं। इतना तो समझा है। पाई जो है वो c/d के फॉर्म में है बोला है उन्होंने,
तो विच इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि पी बाय क्यू फॉर्म में है, यर सी एंड डी आर बोथ रैशनल्स। लेकिन होता क्या है कि अगर मैं सी अपॉन डी को सॉल्व करूं तो एग्जैक्टली एक रैशनल नंबर नहीं देता है ना, क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड करने के बाद टर्मिनेटिंग एक्सपांशन देंगे या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग एक्सपांशन देंगे। लेकिन अगर मैं सी अपॉन डी को सॉल्व करूंगा तो मुझे डेसिमल एक्सपांशन जो मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला होगा मतलब इरेशनल होगा। एग्जैक्टली। तो मैं अगर सी बाई डी को सॉल्व करूंगा तो मुझे पाई मिलेगा, है ना, मतलब पाई मिलेगा मतलब एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा। तो मैं लिखता हूं सॉल्विंग C upon D doesn't exactly give us a rational number। अगर मैं C upon D को सॉल्व कर रहा हूं तो एग्जैक्टली मुझे एक रैशनल नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इसके सॉल्व करने के बाद मुझे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल मिलता है ना। तो इट डजंट गिव एग्जैक्टली अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये तो समझ में आया कि सॉल्व करने के बाद मुझे रैशनल नंबर नहीं मिलता है। रैशनल नंबर नहीं मिलता तो क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर मिलता है। अब इर्रेशनल नंबर अगर मुझे मिल रहा है, इर्रेशनल नंबर अगर मुझे मिल रहा है, इसका मतलब सी और डी दोनों में से एक तो भी इर्रेशनल होना चाहिए, तभी तो उसका डिवीजन इर्रेशनल होगा। करेक्ट है। अगर डिवीजन को इर्रेशनल करना है, अगर दोनों रैशनल होंगे तो आंसर रैशनल आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसका डिवीजन रैशनल नंबर नहीं दे रहा है, रैशनल नंबर नहीं दे रहा है मतलब इर्रेशनल नंबर दे रहा है। और कभी भी अगर मुझे डिवीजन का आंसर इर्रेशनल आ रहा है मतलब इन दोनों में से एक तो भी इर्रेशनल होना ही चाहिए। तो मैं लिखता हूं solving C upon D doesn't exactly give us a rational number, so C or D or both C, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं सो आइदर सी और डी और बोथ में बी इर्रेशनल, या तो सी या तो डी या तो दोनों ही इर्रेशनल होंगे, तभी इसका आंसर इर्रेशनल आ रहा है। एस रैशनल अपॉन इर्रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल और वाइस वर्सा। एक रैशनल और एक इर्रेशनल है, एक इर्रेशनल और एक रैशनल है, दोनों इर्रेशनल है तो आंसर हमेशा इर्रेशनल ही होगा। तो इन दोनों में से एक इर्रेशनल हो सकता है, मैंने इसे बोला। अगर इन दोनों में से एक इर्रेशनल हो सकता है तो ये पूरा इर्रेशनल होगा। अगर ये पूरा इर्रेशनल होगा मतलब पाई का आंसर इर्रेशनल हो गया। देयरफॉर पाई इज इर्रेशनल। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसी तरीके से होगा, समझ के इसको करना है। आई होप सबको समझा होगा, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसमें फेर बदल हम लोग नहीं कर सकते हैं। आई होप ये समझा है सभी को, है ना। ये कोई कैलकुलेशन बेस्ड सम तो है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना, जो कि फिर से इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। रिप्रेजेंट रूट 9.3 और नंबर लाइन। कोई भी रूट को नंबर लाइन पे लाना है तो किस तरीके से लाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने लाया था तो वो रूट के अंदर जो थे वो कंप्लीट नंबर्स थे, लाइक रूट 5 था, रूट 10 था, राइट।
तो इनको तो हमने आसानी से लाया पाइथागोरस के थ्योरम से। अब ये जो 9.3 है ये डेसिमल है। अगर डेसिमल नंबर का रूट मुझे बनाना है तो उसका एक अलग तरीका है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। सिंपल है, इसके लिए हमें स्केल, पेंसिल, इरेज़र और एक अच्छे से दिमाग की ज़रूरत है। तो देखो कैसे करेंगे। रूट 9.3 को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले जो डेसिमल नंबर है ना, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये इसका एक अलग तरीका है, इसका एक अलग तरीका है। तो डेसिमल नंबर आता है तो रूट 9.3 में 9.3 का मुझे रूट 9.3 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो जो भी डेसिमल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9.3 है, तो मैं स्केल और पेंसिल से एक 9.3 का स्ट्रेट लाइन बना लूँगा, जिसको कुछ भी मैं अपने मर्ज़ी से नाम दे सकता हूँ, ए बी। लाइन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मैं ये 9.3 सेंटीमीटर का यहाँ पे बना लिया, 9.3 सेंटीमीटर का यहाँ पे ये बना लिया है। क्योंकि 9.3 था इसलिए 9.3, कुछ और होता तो उतने मेजरमेंट का यहाँ पे आ जाता। अब कंपल्सरी बी से, पॉइंट बी से 1 यूनिट आगे जाना है। 1 यूनिट मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, आगे जाना है ना। तो इसको स्केल से 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड करो, उसको कुछ और नाम दो, ओ दे दो, कुछ भी दे दो, है ना। तो कंपल्सरी जितना पहले यहाँ पे उन लोगों ने दिया है उतने का मेजरमेंट बनाना है और 1 यूनिट आगे जाना है, जो कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। ये मैंने 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का एक्सटेंशन लिया है। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स है, स्टार्ट पॉइंट ए, एंड पॉइंट ओ। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके मुझे मिड पॉइंट ढूंढना है ना। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके मुझे मिड पॉइंट ढूंढना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। उसके लिए राउंडर लगेगा, राउंडर में पेंसिल अच्छे से फिक्स कर लो। फिक्स करने के बाद राउंडर का जो नीडल है वो ए पे रखो, राउंडर का जो नीडल है वो ए पे रखो और मोर देन हाफ एक्सटेंड करो राउंडर को, है ना। ये ए ओ का मोर देन हाफ एक्सटेंड करो। अब तुम लोगों के पास तो बुक वगैरह में अच्छे से किया होगा, मेजरमेंट्स अच्छे से लिए होंगे, स्केल की मदद ले रहे होंगे, ऐसा अज्यूम करते हैं। यहाँ पे तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि करना कैसे है, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक्यूरेसी तुम लोगों को अपने बुक में रखनी है और एकदम परफेक्ट तरीके से बनाना है। तो नीडल जो है राउंडर का ए पे रखो और मोर देन हाफ करके एक आर्क ऊपर बनाओ, एक आर्क नीचे बनाओ, राइट। फिर उतने ही मेजरमेंट का ओ पे जाओ, एक आर्क ऊपर बनाओ, एक आर्क नीचे बनाओ। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे इस तरीके का एक्स बन जाएगा, है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, मुझे क्या करना है, एओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ताकि मुझे मिड पॉइंट मिले एओ का। तो वो कैसे करेंगे, राउंडर का जो नीडल वाला हिस्सा है वो ए पे रखो, मोर देन हाफ लो एओ का, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, उतना ही मेजरमेंट ओ पे करेंगे हम लोग। तो ओ पे नीडल रखो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे बनाओ, तो दोनों तरफ एक्स बन जाएगा। और वहाँ से मैं एकदम लाइट, हाँ, पेंसिल और स्केल से, अगर लीड पेंसिल है 0.5 का तो उससे एक लाइट लाइन पास करो जो एक्स के बीचों बीच निकल आता है, राइट। स्केल से बना लिया। तो यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट मिल गया, है ना। यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट मिल गया जिसको मैं नाम देता हूँ एम। मिड पॉइंट मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जो राउंडर का नीडल है वो पॉइंट एम पे रखेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे ए तक। नीडल पॉइंट एम पे रखेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे ए तक और एक ऐसे सेमी सर्कल बना देंगे। फिर से मिड पॉइंट मिलने के बाद नीडल रखेंगे एम पे, पेंसिल को एक्सटेंड करेंगे ए तक और एक ऐसा सेमी सर्कल बनाएंगे जो इस तरीके से दिखेगा। आया समझ में? जो इस तरीके से दिखेगा वो ए से और ओ से इंटरसेक्ट करेगा। तो आई होप इतना समझा है।
इतना होने के बाद पॉइंट बी जो है अपना, पॉइंट बी जो है अपना, उस पे हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। अब 90 डिग्री बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। तो 90 डिग्री किस तरीके से बनाएंगे, अपना जो राउंडर का नीडल है वो पॉइंट बी पे रखो और उस पर छोटा सा एक्सटेंशन लो। राउंडर का नीडल बी पे रखो और एक छोटा सा एक्सटेंशन लो और एक सेमी सर्कल बना दो इस तरीके का, सेमी सर्कल बना दो इस तरीके का, है ना। सेमी सर्कल बनाने के बाद मैंने एक तरीका 90 डिग्री का पिछले एक्सरसाइज में सिखाया था, पिछले मतलब मेरे को लग रहा है शायद सेकेंड एक्सरसाइज था। अब इस पे एक और तरीका 90 डिग्री बनाने का सीखते हैं। 90 डिग्री किस तरीके से बनाएंगे, बी पे अगर मैंने नीडल रखा है और एक सेमी सर्कल बनाया है तो थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए, तो स्लाइट एक्सटेंशन लो नीडल इस पे राउंडर के रेडियस पे, और नीडल इस पे रखो जहाँ पे ये सेमी सर्कल जहाँ से शुरू हो रहा है ना उस पे नीडल रखो, एक आर्क ऊपर बनाओ और फिर दूसरे पॉइंट पे नीडल रखो, एक आर्क ऊपर बनाओ, तो यहाँ पे ऊपर एक एक्स की तरह दिखेगा, समझा। सेमी सर्कल बनाने के बाद ही ये तरीका करना है, वरना तुम लोग उसी तरीके को फॉलो कर सकते हो जो मैंने पहले बताया था कि पहले 60 बनाओ फिर 120 बनाओ फिर दोनों को बाइसेक्ट करो, हैं। लेकिन ये भी एक तरीका है, इजी है। ये वाले सम्स में तो ऐसा वाला तरीका इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक रेडियस फिक्स करो छोटा सा, बी पे नीडल रखो, एक सेमी सर्कल बनाओ, थोड़ा सा रेडियस को एक्सटेंड करो राउंडर में, ये जो सेमी सर्कल जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे नीडल रख के एक आर्क ऊपर, दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है सेमी सर्कल दूसरा आर्क बनाएंगे तो मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा। अब 90 डिग्री मिल गया तो 90 डिग्री के बीचों बीच एक लाइन बना दो इस तरीके से, फिर ये दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, नीडल को बी पे ही रखना है और ये जो 90 डिग्री का मेजरमेंट आया है वो जहाँ पे भी ये बड़े सेमी सर्कल को टच किया है ना, यहाँ पे टच किया है, इसको नाम दे दो कुछ, डी दे दो, चलो डी दे दो। तो ये इतना मेजरमेंट मुझे नीडल किस पे रखना है, बी पे, एक्सटेंड करना है डी तक, उसको आगे बनाना है। अब आगे बनाना है तो आगे लाइन तो है नहीं, तो आगे लाइन को एक्सटेंड कर दो, आगे लाइन को एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने के बाद नीडल रखो बी पे, एक्सटेंड करो डी तक और उसको ऐसे घुमा दो, नीचे घुमाओगे, राउंडर का नीडल बी पे रख के पेंसिल डी पे रख के ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे आगे आ जाएगा, राइट। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, मान लो ई, क्या नाम दे दिया मैंने, ई नाम दे दिया। तो ये बी से लेके ई तक का जो पार्ट है वो है अपना रूट 9.3, क्या है वो अपना रूट 9.3, इधर लिख दो नीचे रूट 9.3, ये वाला हिस्सा जो है अपना वो है रूट 9.3। तो लिखो इधर बी डी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू रूट 9.3, इस तरीके से ये होगा। आया समझ में? तो बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी वहाँ पे एक डेसिमल नंबर दिया है उतने का, मैं यहाँ पे एक और बार कर रहा हूँ, सपोज 9.3 है तो 9.3 का सेगमेंट बना लिया। उसको क्या नेमिंग दिया था अपन ने, ए बी। कंपलसरी बी से 1 सेंटीमीटर आगे जाना है या 1 यूनिट आगे जाना है, उसको नाम दिया ओ। अब मैंने क्या करा था, ए को और बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के मिड पॉइंट बनाया था। कैसे, मोर देन हाफ लिया, ए से ऊपर नीचे आर्क, ओ से ऊपर नीचे आर्क, तो ये इस तरीके से मिल गया। बनाने के बाद ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट मिला एम। अब नीडल रखेंगे एम पे, एक्सटेंड करेंगे ए तक और एक बड़ा सा सेमी सर्कल बनाएंगे जो ए से और ओ से दोनों से इस तरीके से पास हो जाएगा। सेमी सर्कल जैसे ही बन गया, बी पे 90 डिग्री बनाएंगे, है ना। 90 डिग्री कैसे बनाएंगे वो भी मैंने बताया है। ये 90 डिग्री बन गया तो बी से लेके ये पॉइंट तक मेजर करके ऐसे सेमी सर्कल, बी से लेके ये सेमी सर्कल तक मेजर करके ऐसे हम लोग आगे नंबर लाइन पे रूट 9.3 को लेके आएंगे, लेकिन आगे है नहीं इसलिए इसको एक्सटेंड करेंगे। अब फिर से बी से लेके ये पॉइंट तक जो है रेडियस फिक्स करो राउंडर पे और उसको नीचे नंबर लाइन पे लेके आओ। ये जो पॉइंट आया यहाँ पे, है ना, बी से लेके ई तक, उसको रूट 9.3 माना जाएगा और इसको, ये तो रूट 9.3 था जिसको मैंने नंबर लाइन पे लाया है। तो ये इस तरीके से होता है। आई होप सबको समझा है किस तरीके से बनाना है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो है रूट 5.2। मैं चाहता हूँ सभी खुद से ये क्वेश्चन करके मुझे फ़ोटो भेजें। आई होप ये दोनों क्वेश्चन सबको समझे हैं। जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो।
तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के दो तरीके हैं, एक है मोनोमियल रहा तो क्या करना है, एक है बाइनोमियल रहा तो क्या करना है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, राइट। तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उससे पहले अच्छे से देख लो, फिर ही इस एक्सरसाइज पे आओ। तो पहला क्वेश्चन है 1/√7। नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या है, मोनोमियल है, एक सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म रहा तो रैशनलाइज करते समय सिर्फ उस टर्म के रूट वाले हिस्से को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। हालांकि इधर सिर्फ √7 है। मान लो अगर नीचे 3√7 भी होता तो मैं रूट वाले टर्म से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता रैशनलाइज में, समझा। तो मोनोमियल अगर आता है, ये एक ही टर्म है, राइट, क्योंकि बीच में प्लस माइनस नहीं है, ये एक ही टर्म है, मोनोमियल है। मोनोमियल है तो सिर्फ रूट वाले पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो रैशनलाइज करना है मुझे, तो रैशनलाइज करते समय मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 1/√7 है इनटू रूट वाला पार्ट √7 है तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर 1 × √7 जो है वो √7 आ जाएगा, अपॉन नीचे √7 × √7 7 होगा। तो खत्म हुआ रैशनलाइज। मैंने बोला रैशनलाइज का मोटिव क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर से जो रूट है वो हट जाना चाहिए। डिनोमिनेटर से रूट हट गया मतलब अपना रैशनलाइज यहाँ पे कंप्लीट हुआ, है ना। चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। क्या लिखोगे रीजन, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 - √6। तो नीचे दो टर्म्स है ना, बाइनोमियल है, नीचे दो टर्म्स है। तो दो टर्म्स अगर आते हैं, एक्चुअली ऐसे मोनोमियल बाइनोमियल तो ये अपन कैटेगराइज कर रहे हैं, वैसे कुछ एक्चुअली है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स है तो उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, अपोजिट साइन देके, है ना। दो टर्म्स है तो कैसे हम लोग रैशनलाइज करेंगे, अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक ही टर्म था तो रूट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। दो टर्म्स है तो अपोजिट साइन लेके डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन एज इट इज लिखने का पहले 1/√7 - √6, है ना। डिनोमिनेटर देखने का, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, उसका अपोजिट प्लस होता है तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का, √7 + √6 अपॉन √7 + √6 ब्रैकेट में लिखने का, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब ऊपर क्या होगा, 1 × √7 - √6। अगर 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना, तो ऊपर तो √7 + √6 वैसे ही रहेगा, क्योंकि 1 × है, 1 × √7 + √6, √7 + √6 ही होगा। लेकिन नीचे जब भी दो टर्म्स होते हैं तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे हमेशा क्या होता है पता है, a - b a + b, है ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो a - b a + b। हमेशा क्या करते हैं उसका हम लोग a² - b² इस तरीके से करते हैं। तो ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर √7 + √6 एज इट इज रहने दो। नीचे √7 का स्क्वायर मतलब √7 × √7, व्हाट इज √7 × √7, एग्जैक्टली 7, बीच में माइनस है, एज इट इज √6 का स्क्वायर, व्हाट इज √6 का स्क्वायर, √6 × √6 विच इज 6। तो ये हो जाएगा √7 + √6 अपॉन 7 - 6 1 होता है। तो नीचे से मोटिव ये है कि स्क्वायर रूट हटाना है, नीचे से स्क्वायर रूट हट गया, नीचे आ गया 1। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको इतना ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी राइट ही है ना। तो ये भी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि फिर से सेम है, 1/√5 + √2। दो टर्म से रैशनलाइज करते समय अपोजिट साइन से बस मल्टीप्लाई करना है। तो 1/√5 + √2 इंटू √5 - √2 अपॉन √5 - √2 ब्रैकेट में लिख देना। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर देखो प्लस था तो अपोजिट से माइनस किया, अपोजिट से मल्टीप्लाई किया, प्लस का अपोजिट माइनस है उससे मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू न्यूमरेटर इज √5 - √2, 1 इंटू √5 - √2, √5 - √2 फर्क तो पड़ेगा नहीं। नीचे फिर से a + b a - b। जब नीचे दो टर्म्स होते हैं तो हमेशा यही सिचुएशन नीचे आता है, a + b a - b। हमेशा नीचे क्या होगा, a² - b²। न्यूमरेटर में कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो न्यूमरेटर वैसे ही। √5 का स्क्वायर इज √5 इंटू √5 विच इज 5, बीच में माइनस। √2 का स्क्वायर इज √2 इंटू √2 विच इज 2। तो न्यूमरेटर में √5 - √2 वैसे ही रहेगा, नीचे 5 - 2 इज 3।
मुझे रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से रूट हटाना था, जो कि हो चुका है। इससे आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, है ना। तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, फिर से जो सेम है 1/√7 - 2, दो टर्म्स है, तो रैशनलाइज करते समय उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है बीच का साइन चेंज करना, है ना। तो ये कॉन्जुगेट है, √7 - 2 का कॉन्जुगेट है √7 + 2, तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट में लिखो रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो 1 × √7 + 2 इस √7 + 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 फर्क नहीं करता, नीचे a - b a + b हमेशा ये ही होगा, तो उसका फॉर्मूला है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। न्यूमरेटर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, √7 का स्क्वायर इज 7 - 2 का स्क्वायर इज 4, तो न्यूमरेटर में √7 + 2 आएगा, नीचे 7 - 4 3। यहाँ पे एक्सेस ख़त्म हो गया। एक क्वेश्चन में देता हूँ जो खुद से तुम लोग को करना है, एक नहीं एक्चुअली दो दे देता हूँ। 2/√3 + √2, 1/√8 - 3 होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप सबको ये एक्सरसाइज समझा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि जल्द ही मिलें आखिरी एक्सरसाइज से, जो कि 1.6, और ये लेसन जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बढ़िया तरीके से इसे प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर लो। जल्द ही मिलते हैं अगले एक्सरसाइज से।